अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक खूबसूरत सा अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज का हमारा मौजू है ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे का ख़दशा। जैसा कि फ़हीम हम सब जानते हैं कि कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है। जहां लोगों के जो मामलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर हुए, हेल्थ अफेक्ट हुई, वहीं जो मौशी हालात की अगर बात की जाए तो वो भी बुरी तरह ख़राब हुए हैं, मुतासिर हुए हैं। मज़ीद ये कि इसके सबब इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ी हैं, जिसके सबब अब ये इम्कान है कि पाकिस्तान में भी जो फूड कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ होंगी। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से मंथली इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि रवां मंथ जो महंगाई की शरह है वो 7.7% से 9.2% तक बढ़ने का इम्कान है। महंगाई की जब हम बात करते हैं तो पहले ही आवाम इस वक्त एक आवाम के लिए जो सख्त इम्तिहान है वो महंगाई की सूरत में मौजूद है, और अगर फूड कमोडिटीज़ की प्राइसेस और बढ़ेंगी तो आवाम का गुजर बसर किस तरह से होगा और किस तरह से 2 वक्त की रोटी खाना जो है मेरे ख्याल है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। आप एक तजज़ियाकार हैं, सोशल वर्कर हैं, जनाब शबीर शफकत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू। कैसे हैं शबीर भाई? खुदा का शुक्र है जनाब, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आलमी सतह पे ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है तो इसका पाकिस्तान पे भी असर पड़ सकता है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हम एक ज़रई मुल्क हैं, हमें ये भी चीज़ जहन में रखनी चाहिए, और ज़राअत हमारी किस तरफ जा रही है, आगे हालात कैसे पैदा होने वाले हैं पूरी दुनिया के, और पाकिस्तान को कितना फ़र्क पड़ेगा, तो इस पर अपने ख्यालात की रोशनी डालिएगा। शुक्रिया जी। आपने कहा जी जहन में रखना चाहिए। हाँ, अवाम तो जहन में रख रही है, लेकिन हुक्मरानों को चाहिए जहन में रखे कि ये एग्रीकल्चरल मुल्क है। हाँ, सही उनके जहन में शायद ये नहीं है। तो आप ये कहा कि ये आलमी सतह पे जो है इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो भाई आलमी सतह पे जो कीमतें कम होती हैं तब भी यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पे कम हो गई थी, यहाँ बढ़ गई थी। तो मकसद ये है कि ये एक माइंड सेट है, ख्वाह कुछ भी देखें, हम देखें ज़रई मुल्क हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम जो है अजनास जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ। और क्यों इसलिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो है जो चंद ख़ानदानों को फ़ायदा देने के लिए पूरी कौम को जो है उसका बोझ उठाना पड़ रहा है। देखिए हमारे पास चीनी है, अजनास है, ये सारी जितने आप देखें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और फिर वही चीज़ें हम महंगे दामों इम्पोर्ट करते हैं। तो फिर आप बताएंगे महंगाई तो ज़्यादा होगी या नहीं होगी? जिस मुल्क के अंदर जो चीज़ें वहाँ काश्त होती हैं या उनकी अपनी पैदावार होती है, वो चीज़ें जो होती हैं कम होती हैं, कि उनकी कीमत बहुत कम होती है, लोगों की दस्तराज के कंट्रोल में होती है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बन गया है कि कोई चीज़ भी अवाम की कंट्रोल में नहीं है। इससे साफ पता चल रहा है कि कोई भी हुक्मरान आ जाए वो इस चीज़ प्रोग्राम के तहत नहीं आता कि अवाम को रिलीफ मिले। देखिए अब पेट्रोल पूरी दुनिया के अंदर कहा गया जी सस्ता हो गया है, हमें क्या गया है नहीं जी इंडिया में देखिए इतना महंगा है। हम दलीलें पेश करते, हम ये नहीं कहते कि जब आलमी सतह पर तेल की कीमत गिर गई है तो पाकिस्तान में भी कम हो जाए। अब अजनास की कीमत वहाँ बढ़ गई है तो नेचुरली यहाँ जब नहीं भी होगी, जो हमारी काश्त भी होगी उस पर भी हमारी कीमत बढ़ जाएगी, और उसका बोझ क्या होगा, अवाम पर होगा। आपने तो कहा ना 2 वक्त की रोटी, मैं कहता हूँ लोगों को 1 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। आप सिर्फ बाहर निकल के जाएं, मैं कहता हूँ कि इतने मोअज़्ज़िज़ बंदे व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो दस्तरखानों पे खाना खा रहे हैं। सही कह रहे हैं। और ये भला हो JDC का जितने शराफत है वो कंटेनर भी रख दी है, और लोग छुप के मतलब के खा रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा। बहुत जगह खुली होती है, लोग जाते हुए भी देख ले फलां बंदा यार खा रहा है। तो ये JDC का बड़ा अच्छा कारनामा है, उन्होंने मतलब कंटेनर रख दिया है। सही सर, महंगाई की वजूहात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शबीर शफकत साहब। शबीर साहब से हम बात कर रहे हैं मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे के हवाले से। अच्छा, ठीक है, महंगाई होती हुई जो है ना वो समझ में आती है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें महंगी होती हैं। हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि
पहले किसी चीज़ की कीमत कुछ होती थी, आज जब हम वो सुनते हैं तो हम बड़े हैरान हो जाते हैं। एक सफ़र हमने भी बड़ी तेज़ी से महंगाई का सारा देखा है, मगर बात ये है कि क्या अगर बेहतर मनसूबाबंदी के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ अगर काम किया जाए तो ये खाने पीने की जो अशियाँ हैं इसके ऊपर तो काबू किया जा सकता है। जहाँ गंदम से लेके दालें और मतलब चीनी, हर चीज़ यहाँ पे हमारे यहाँ जो है वो खुद उगाई जा सकती है और मतलब अच्छी खासी पैदावार है भी हमारे यहाँ। क्यों आप क्या समझते हैं कि इन गवर्नमेंट्स को किस किस्म के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह के इश्यूज से बच सकें? एक खाने पीने की अशिया जो है, खाने पीने के लाले न पड़ सके। देखिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर कमी है तो ईमानदारी की है। अगर ये चीज़ आ जाए तो मैं समझता हूँ सारे मसले का हल हो जाएगा। बात यह है कि हम हर चीज़ जो है पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पानी की भी कमी नहीं, अजनास की भी कमी नहीं। सवाल ये है कि कॉम्पिटेंट बंदे जब आप नहीं बिठाएंगे, जो बंदे टैलेंटेड हैं, जो बंदे इसको मसले को सबको हल कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, उनको तरतीब से चला सकते हैं, उनको तो आपने बिठाया नहीं है। एक बंदे को जिसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से बैलेंस शीट बननी है, आपने उस बंदे को जो है मैट्रिक वाले को जिसको लिखना नहीं आता, आपने उसको बैठा दिया उस कॉमर्स सेक्शन के अंदर, तो क्या करेंगे आप? स्टोर कीपर जो है उसको पता ही नहीं, उस स्टोर कीपर को इसलिए आपने बैठाया कि वो जो है आपकी मर्जी के मुताबिक अजनास जो है दूसरी जगह सप्लाई कर सके, ना कि गवर्नमेंट प्रोसीजर को फॉलो करें। जब चोर बाजारी होगी तो आप मुझे बताएं कैसे ही होगा? चंद खानदानों को सरफराज करने के लिए पूरी कौम को मिलिया मेट किया जाए। कॉम्पिटेंट बंदे आपके पास नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने ताल्लुकदारों को, दोस्तों को तो आप नवाज रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो कैसे होगा? अब आप इतने दोनों काबिल खूबसूरत बंदे बैठे हुए, आपकी जगह एक ऐसे बंदे को कंपेयरिंग के लिए या प्रोग्राम चलाने के लिए बैठा दिया जाए तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकेगा, उसको तो हालात का ही नहीं पता, तो वो क्या करेगा और प्रोग्राम की क्या हालत होगी? इसी तरह मुल्क की हालत हो रही है। आप यकीन करें, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, जिस तरह कहते हैं ना इसराइल को खुदा ने बरकत दिया वो चल रहा है, पाकिस्तान पे भी खुदा की बड़ी बरकत है, हर चीज़ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या ईमानदारी आ जाए और जिस बंदे में जो सलाहियत है उसको आप सामने ले आए, बेशक वो आपका है या नहीं। सही सही सर, आपने सही बिल्कुल कहा कि कॉम्पिटेंट और स्किल्ड जो लोग हैं उनको आने की ज़रूरत है। अच्छा सर, दूसरी अगर हम बात करें, महंगाई की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो मसनूई किल्लत पैदा की जाती है, जो माफियाज हैं, चाहे आप शुगर माफिया देख लें, चाहे पेट्रोल माफिया देख लें, गंदम आटे की किल्लत हो गई थी। तो सर ये जो माफियाज की बात की गई थी जब पीटीआई हुकूमत में आई थी कि इन माफियाज को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि इन माफियाज को कंट्रोल किया जाए? ये माफियाज इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। देखिए जी, मैंने आगे भी आपको कहा ना कि ये लोग जो हैं चंद खानदान हैं, ये इतने ताकतवर हैं कि आप इन पे हाथ डालेंगे तो ये आपको ही तब्दील कर देंगे। गवर्नमेंट आई पीटीआई की, उन्होंने कहा हम माफिया पे हाथ डालेंगे जी। माफिया पे हाथ क्या डालना था, उनके अंदर से खुद माफिया नमूदार होने शुरू हो गए। आप बताएं ना, तो आपने जो आपके अंदर से माफियाज आए हैं, आपने उन पे हाथ डाला, उन पे आपने हाथ डाला नहीं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं आपको कह रहा हूं, जो मुजरिम है, जो जुर्म करते हैं, आप उसको सजा दें, ये मत देखें कि वो कौन है। और जैसे बाहर की दुनिया के अंदर टैक्स चोर को जो है बहुत बुरा समझा जाता है, उसको कौमी मुजरिम समझा जाता है, और हमारे अंदर मुल्क के अंदर उसको कुछ भी नहीं समझा जाता। आप जो अजनास की ये स्मगलिंग कर रहे हैं, जो अजनास की जो शॉर्टेज कर रहे हैं, मसनूई किल्लत पैदा कर रहे हैं, हुकूमत को भी पता है, अदारों को भी पता है, सही। लेकिन क्या है, वहां से उनको मफादात हासिल होते हैं, उनकी जेबें गर्म हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने मफादात के लिए कौम का सौदा कर देते हैं। मुल्क की हालत क्या है, अवाम की हालत क्या है, उनको कोई सरोकार नहीं। टीवी पे आके तकरीरों में अवाम का बड़ा रोना रोएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि खुदारा आप देख लें कि हुकूमत कोई भी आ जाए, अवाम के लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अवाम जो है वो जिधर नारे लगते हैं उधर चल पड़ती है। और आज आप देख लें, शरीफ आदमी भी जो है उसका भी जीना दोबर है। क्या हालत जा रहे हैं आप देखें, लोगों के पास तनख्वाहें नहीं है, लोगों के पास अगर सैलरी जितनी है उनकी भी वो शॉर्टेज होगी, और खाने वाले ज्यादा आ गए हैं, खाने वाले ज्यादा हैं, कमाने वाले कम हो रहे हैं। तो आप बताएं कि मुल्क की हालत क्या होगी। अच्छा, ये एक बड़ा अहम एक नुक्ता है कि हमारी आबादी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और वसाइल हमारे पास वही हैं
हमने पैदावार को बढ़ाने के हवाले से भी कोई ख़ास काम नहीं किए, हमने कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी ज़राअत के शोबे में हमने कोई उस पर काम नहीं किया है उस तरह। और इस बारे में बात करते हैं कि पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है। हमने नीयतों के बारे में तो बात की है, पैदावार पे बात करेंगे। एक वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। शबीर शफकत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी जो आबादी है वो जिस तरह बढ़ रही है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रही, पैदावार उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। लेकिन हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो अपनी 3 साला कारकर्दगी में कह रही है कि प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर ज़रूरी शोबे की अगर बात करें तो उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है और जो ज़रूरी सहूलतें हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये फैक्ट्स और जो गवर्नमेंट बता रही है वो पेपर्स की हद तक है या वाकई कोई जेन्युइनली कोई काम हुआ है? देखिए जी, मैंने जो डिक्शनरी पढ़ी है उसके अंदर रिलीफ का मतलब है किसी को सहूलत देना जी। अब गवर्नमेंट की डिक्शनरी में रिलीफ का क्या मायने ये मुझे नहीं पता। मसला ये है कि अगर रिलीफ मिला हो तो लोगों को पता भी चलता है। रिलीफ तो जो है वो तो अपने दोस्तों को या सरमाएदारों को मिलता है। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसियां आई हैं, आप देखें जो भी घर स्कीम आई है तो कहा जी जिसकी 25,000 तनख्वाह होगी उसको 10 लाख मिलेगा। अब आप मुझे बताएं जिसकी 25,000 है ही नहीं वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनकी 25,000 तनख्वाह है? तो क्या फायदा हुआ, क्या रिलीफ मिला? कोई ऐसी पॉलिसी हो जो आम आदमी को उसका फायदा पहुंचे, उसको रिलीफ मिले। आम आदमी को हुकूमत वो होती है जो आम आदमी को रिलीफ दे। आप कह रही है पैदावार नहीं, पैदावार कैसे बढ़ेगी जब आप पैदावार बढ़ाने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए आपके पास विजन नहीं है, आपका अपने लोगों के लिए पेन नहीं है। आपके अपने लोगों के लिए पेन होगी तो आपके पास विजन होगा। जब आपका विजन होगा तो आप उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे और फिर लोगों को रिलीफ मिलेगा। बातें करना तो हर जो हुकूमत आती है वो बातें करती है, लेकिन क्या आप मुझे आम आदमी का आप कैमरा लेके चलिए, आम आदमी को पूछे वो आपको हुकूमत के बारे में क्या बताएगा? जब आम आदमी को कोई सहूलत नहीं मिली, आम आदमी को इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहा गवर्नमेंट की पॉलिसियों से, तो फिर गवर्नमेंट कैसे दावा कर सकते हैं ये हम रिलीफ दे रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनका जो ज़रूरी रकबा है वो पाकिस्तान से बहुत कम है, मगर उनकी पैदावार हमसे बड़ी ज़्यादा है। देखें, डिमांड सप्लाई के हिसाब को भी देखा जाए तो तब भी चीज़ों की कीमतों में कमी जो है वो वाक़ई हो सकती है। तो पाकिस्तान को ऐसा मतलब क्या स्टेप लेना चाहिए? पाकिस्तान के जो मतलब ऐसी ताकतें हैं जो जिनके पास इक़्तिदार है और जो इस पूरे निज़ाम को बेहतर करना चाहें, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान में हुक्मरानों के पास इक़्तिदार तो है लेकिन गैरत और ईमान नहीं है। बात ये है, मसला ये है कि आपने कहा जी ये दूसरे ममालिक जो हैं वो उन लोगों को अपने कौम का दर्द होता है। जब वो अपनी हुकूमत से जाते हैं तो उनके पास अपना घर भी काफी यूएस एड प्रोग्राम्स होते हैं जो खास तौर पे किसानों और जो ज़रूरी शोबे के लिए होते हैं, तो क्या उसका कोई फायदा नहीं होता? नहीं, तो आम आदमी को मैं यही तो कह रहा हूँ, वो यूएस एड का जो है फायदा किसको पहुंच रहा है? तो छोटे किसान को, छोटे किसानों को नहीं मिल रहा ना, चंद लोग जो हैं सफारजी हैं दूसरे उनको मिल रहा है। और अब दूसरी बात आपने कहा सर, छोटा किसान जो है ना वो बड़ा मुख्तसर सा हिस्सा है इस पूरे ज़रूरी सेक्टर का, कोई 10-15% या हार्डली 20% जो असल पैदावार है वो बड़े किसानों के साथ होनी है। आप उनको मशीनरी, टेक्नोलॉजी और नए बीज ये मुतारिफ करवाएं, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, ये उधर से काम शुरू देखिए, पाकिस्तान जो है किताबों में भी लिखा हुआ है और वैसे भी कहते हैं पाकिस्तान जो एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन अब पाकिस्तान जो है ना एक बिल्डर मुल्क बन गया है। इधर अब बिल्डरों का राज है। अब देखिए जितनी भी ज़रूरी जमीनें हैं उसके ऊपर हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं। जब जमीनें बन रही हैं तो हुकूमत इस तरफ देख नहीं रही कि जितनी भी आप देखें पंजाब में आप चले जाएं या दूसरी जगह पे जहां ज़रूरी जमीनें थी वो खत्म हो गई हैं और सर वहां होल्डिंग सोसाइटियां बन गई हैं। तो ज़रूरी मुल्क से ये बिल्डर्स मुल्क बन गया है। और सर एक और मामला पानी की किल्लत का भी है। सिंध के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे किसान इस वजह से परेशान है, पानी की किल्लत है, पानी की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। सिंध हुकूमत भी इस बारे में रोती रहती है। तो सर ये क्या है, पंजाब में क्या पानी है, सिंध में पानी नहीं मिलता, बलूचिस्तान में? देखिए, जब भी आपने कहा ये सिंध हुकूमत रोती नहीं, सिंध हुकूमत तो रुलाती है, रोती नहीं है, रुलाती है। आप जाके किसानों को पूछे, वडेरों के पास जो है पानी की कोई मुश्किल नहीं है। और अगर गरीब किसान को जो पानी मिल रहा है वडेरों के बंदे आ जाएंगे पानी का रुख मोड़ देंगे, गरीब बेचारा रो रहा है। तो अब गरीब रो रहे हैं, सिंध हुकूमत नहीं रो रही।
सर ये पानी नहीं, कम है उनका- तो इसलिए देखे ना ये रोना है ना हमारा, अगर पानी तकसीम जो है ना उसकी वजह से तकसीम, कम भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी तकसीम मुनसफियाना हो जाए तो मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। इसी के साथ साथ सर एक और भी शिकायत ये है कि पानी की तकसीम के साथ मतलब हम पानी ज़ाया बहुत करते हैं। हाँ, ये हम पानी को सही तरीके, देखें जितना पानी हमारे पास है इसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे ज़्यादा किया जा सकता है। हमें मतलब जो सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं, ये सारा पानी ज़ाया कर देते हैं। डैम वाली जो हमने पूरी एक कैंपेन्स चलाई हैं, मीडिया ने भी और हर सेक्टर पे चली है, वो बड़ी बड़ी वैलिड थी वो कि पानी को हम स्टोर करें, पानी हमारे काम आना चाहिए। बहुत सारे देहात, गांव देहात ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें पानी निकालने के लिए जो 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 ट्यूबवेल वगैरह जो हैं वहाँ पे बिजली नहीं है उनके पास, वो डीजल के साथ उन्हें वो चलाना पड़ता है, जनरेटर के साथ उन्हें काम करना पड़ता है। तो वो ये अलग खर्चे ऐड हो रहे हैं। वो 10 रुपए अगर किसी चीज़ में छूट दे दी है और यहाँ से उन्हें 10,000 रुपये महीने के ज़्यादा पड़ रहे हैं किसान को, तो ये कौन सी मराहत है, कौन सी सहूलत है? देखें ये आपकी बात बिल्कुल बड़ी वैलिड बात आपने कही, लेकिन आपको ये शायद अंदाज़ा नहीं कि बाज़ ऐसे ममालिक भी हैं जो अपने किसानों को बिजली फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं ताकि किसान को वो सहूलतें देते हैं ताकि किसान जो है पैदावार बढ़ा। लेकिन हमारे किसानों को तो बेचारों को जो है, आप हमारे किसानों की हालत आप देख लें क्या है। किसान अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता। आप ये देखें, और अब आप बताएं तो क्या करेंगे उनके लिए, जब आप किसान को सहूलत नहीं देंगे। अगर वो काश्त कर भी लेते हैं तो उसकी जो है मंडियों तक उसकी रसाई नहीं है, और फिर उसको वो कीमत अदा नहीं की जाती, और कीमत जो है जो बीच में अर्दली होता है वो ले जाता है। तो आप मुझे बताएं वो किसान की जब हालत ऐसी हो, किसान किस तरीके से पैदावार को बढ़ाएगा। और दूसरी तरफ आप जमीनें खत्म कर रहे हैं, और फिर आपके पास दुनिया के पास देखें लोग के अंदर अनाज पैदा कर रहे हैं, और हमारी तो जमीन इतनी प्यारी है, इतनी जरखेज जमीन है कि कुदरत ने इतना अनमोल तोहफा जमीन दी हुई है, हम उसको क्या करें, उसको हम स्कीमों में लाके उसको खत्म करें। अगर हुक्मरान कोई भी हुक्मरान हो, अगर वो कौम का जो हमदर्द हो, मुल्क का हमदर्द हो, तो क्या इन बिल्डर माफिया को इजाजत देगा कि जरी जमीन के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करें? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या उनकी जेब भर जाती है, उनको भी फायदा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारी पैदावार, हमारे पास जब जगह ही नहीं होंगी, या ऐसा ना मुल्क हो। अब पहले आप कराची से हैदराबाद जाते थे तो आपको जंगल नजर आया, बोलो हैदराबाद कब आएगा, अब आपको पता भी नहीं चलता तो हैदराबाद आ जाता है। यानी इतनी अब आपने आबादी बढ़ा, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, तो क्या आप करेंगे? तो ज़राई ज़मीनें तो आप पंजाब में चले जाए वो ख़त्म हो रही हैं, आपको हाउसिंग स्कीमें नहीं मिल रही हैं, और आप क्या करें, आप ज़मीन के अंदर से ऐसे ट्यूबवेल्स का निज़ाम करें, किसान को मुफ्त ट्यूबवेल्स लगा के दें, किसान के लिए आप बिजली फ्री कर दें, तो मैं कहता हूँ आप देखें फिर ज़मीन कैसे, हमारी ज़मीन सोना उगलेगी। सही। अच्छा सर, इसके अलावा एक और बात देखें, महंगाई की वजह अगर हम इसको कंसीडर करें कि हम जो अपना प्रोडक्शन जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी मेन क्रॉप्स हैं, वो हम सब एक्सपोर्ट कर देते हैं, लोकल मार्केट में उसकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से महंगाई होती है, फिर हम वो वही चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं और वो महंगे दामों इम्पोर्ट करते हैं। तो सर ये पहले तो आपको अपनी लोकल मार्केट की कंजप्शन पूरी करनी चाहिए, उसके बाद आपको वो चीज़ एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो आपके लोग होंगे तो आप करेंगे ना, अब वो तो हमारे है ही नहीं, जो हुक्मरान आता है वो हमारा होता ही नहीं है। अगर वो हमारा होगा तो हमारी फिक्र करेगा ना। हमारी देखिए जितनी भी अजनास हैं या जितनी भी चीजें, यहाँ तक कि कुर्बानी से पहले हमारे जो जानवर है वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, और हमें जो महंगे जानवर खरीदने पड़ जाते हैं। तो जब हम वही चीजें फिर हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, शर्म की बात है या नहीं? बिल्कुल, लेकिन हुक्मरानों को शर्म आ रही है। टमाटर और प्याज मंगवा रहे हैं इंडिया से मंगवा रहे हैं, ईरान से, जबकि हम जो है ये सारी चीजें हमारी खुद काश्त है, ये हमारे मुल्क की पैदावार है, और हम क्या कर रहे हैं, मंगवा रहे। तो जो हुक्मरान है, जो अदारे इनको वॉच करते हैं, वो नहीं देख रहे, वो नहीं पकड़ सकते भी ये क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या आप देखें, यकीन करें, चंद बंदों के ऊपर आप हाथ डाल दें और आपके मुल्क का निजाम बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शबीर शफ़क़त साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे के हवाले से। अच्छा, कीमतों में इजाफा होना ये एक आम सी बात है, मगर इतनी तेज़ी से इजाफा होना ये कोई अच्छी बात नहीं। फिर कीमत में इजाफा हो या ना हो, आवाम की जेब में पैसे होने चाहिए ख़रीदने के लिए। हमारे यहाँ जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें भी बहुत कमी हो गई। एक तरफ कीमतों की चीज़ों में इजाफा, फिर क़ुव्वत ख़रीद में भी कमी। ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है?
देखिए जी, वो जब आप हुकूमत से पूछते हैं वो कहते हैं देख लें मार्केटों में चले जाएं, मोबाइल कंपनी में चले जाओ, मार्केटों में चले जाएं, कितना रश है, वो ये दलील देते हैं। जी जी। बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई तो है, महंगाई जितनी मर्जी ले जाएं, लेकिन उसके बाद आप लोगों की आमदन में भी तो इजाफा करें ना। जैसे बाहर दुनिया में देखें लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है, यहाँ सैलरी तो इंक्रीज नहीं होती है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि जब तक कॉम्पिटेंट बंदे नहीं बैठे होंगे, हुकूमत करने वाले भी कॉम्पिटेंट बंदे हों, हुकूमत चलाने वाले भी हों और इम्प्लीमेंट करने वाले भी जब कॉम्पिटेंट बंदे होंगे, तो फिर आप देखें ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनेंगी कि आपको कोई मुश्किल ही नहीं होगी। और फिर लोग जो है, अभी तो लोगों की चीखें निकल रही हैं, और ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि लोग बाहर निकल के ऐसा ना हो कि हुक्मरानों पे चढ़ाई कर दें। जब भूख होती है ना, जिसको भूख होती है, भूख फिर बहुत कुछ करवा देती है। तो ये अब इन हुक्मरानों को भी डरना चाहिए कि उस तरफ ना लोगों को लेके जाएं कि लोग जो हैं बाहर निकल आएं और इनके गिरेबान पकड़ लें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत वसाइल हैं। ये कहना कि गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है, बहुत वसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान में सिर्फ ईमानदारी की कमी है, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। दूसरे मुल्कों से इतना बेहतरीन, आप जाके बाहर की दुनिया में देखें, पाकिस्तान के अंदर आज भी लोग जो है ना बिरयानी खा रहे हैं, गरीब मजदूर आदमी दोपहर को। बाहर के लोग आप देखें क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश को देखें आप, ये इंडिया में आप देखें किस तरीके से लोग खा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी जो है शुक्र नहीं करते। हमारे हुक्मरानों को होना चाहिए कि खुदा की जब बरकत इस मुल्क के ऊपर है तो हम भी अपने अवाम के लिए कुछ रास्ते निकालें, अवाम को भी ऐसा प्रोग्राम दें, अवाम को भी बचाएं, ना कि अपने खानदानों को या अपने दोस्तों की को मराद दें। अवाम को मराद देखें, फिर यही अवाम जो है आपकी अच्छी क्रीम जितनी है वो तो बाहर अभी चली गई। सर आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस महंगाई को काबू करने के लिए? देखिए जी, गवर्नमेंट तो कोई भी स्टेप ले सकती है, उसके पास अख्तियारात है। सबसे पहले यही बात है कि जितनी भी ये महंगाई करने वाले जिन्होंने मसनूई किल्लत पैदा की है, इन पे हाथ डाल दे। जब इन पे हाथ डालेंगे तो उनके गोदामों से माल बाहर आ जाएगा। जब माल बाहर आ जाएगा तो लोगों को सस्ती चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो हुक्मरान जो हैं, क्या इन्हीं की सारी गलती है? आपको लगता है कि साढ़े लोग की बड़े बीबे ने, अवाम जो हैं ये बहुत अच्छे बड़े मासूम हैं? मेरा तो ख्याल है कि अवाम का भी बाकायदा कसूर है इसमें। बिल्कुल, अवाम का कसूर ये है कि जब ये गलत काम करते हैं तो इनको जूते नहीं मारते। अवाम का ये कसूर है। जैसे बाहर की दुनिया में कोई हुक्मरान गलत होते हैं ना तो लोग बाहर निकल आते हैं। ये अवाम जब सियासी जमातें कॉल करते हैं तब बाहर निकलती है। अवाम खुद बाहर निकले। और सर, करप्ट लोगों के भी तो गीत गाते हैं अवाम उनके जाने के बाद भी। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अवाम में यही तो कसूर है कि गलत आदमी को सिलेक्ट करते हैं कि ये जी अपने। आप ये देखें, जो बंदा सही है आप उसको सिलेक्ट करें, जो बंदा सही है उसको आप सपोर्ट करें पूरी तरह, तो फिर आपके पास हुक्मरान है। ये भी तो खुदा का गज़ाब अजाब होता है ना, जब खुदा कौम से नाराज होते हैं तो जालिम हुक्मरान मुकर्रर कर देता है। तो ये खुदा का अजाब भी हमारे पे है। वरना पाकिस्तान में किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। आप देखें वाफर मकदार में हर चीज है, लेकिन क्या है, हम खुदा की तरफ पूरी तरह नहीं जाते। हम अपनी मर्जियां करें, गुनाह में फंसे हुए हैं, खुदा को राजी नहीं रख रहे। अगर खुदा की तरफ रागब हो जाए तो हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान आ जाएं और हमारे मुश्किलात आसान हो जाए। अच्छा शबीर भाई, कोई हमारे यहाँ आपको नहीं लगता कि बरकत भी कम हो चुकी है? पहले जिस तरह बरकत हुआ करती थी रिस्क में, आज वो नहीं है। ये तो आपकी बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ा जबरदस्त सवाल है। बरकत जो होती है ना, लोगों का खुदा से ईमान उठ गया है। पहले लोग क्या करते थे, सब बेईमानी बहुत है ना, ईमानदारी ही नहीं रही है। तो मैं कह रहा हूँ, हर बंदे के दिमाग में ये बैठ गया है कि मैं किसी को ज़बह करूंगा तो मेरा घर चलना है। किसी को अपनी कमाई पे भरोसा नहीं है कि मेरे पास जो है इसके अंदर खुदा बरकत देगा, मेरा घर इसी से चलेगा। लोग, हर बंदे को ये है कि शॉर्टकट्स में रास्ता दो, क्योंकि हुक्मरान जो है ना, जैसे हुक्मरान होंगे वैसे अवाम होगी। हुक्मरानों को भी ये शॉर्टकट्स ढूंढे, फटाफट हम थोड़े टाइम के अंदर ही ज्यादा कमा ले, पता नहीं हुकूमत कब चली जानी है, या अफसर को ये होता है पता नहीं कब मेरी सीट से कमा लूं। इसी तरह अवाम के अंदर भी है, जो बंदा जिधर है वो ये चाहता है कि मैं शॉर्टकट्स के जरिए मेरा बच्चा जो है वो पढ़ जाए, मेरा घर चल जाए, बेशक किसी के घर को मुस्मार भी करना पड़ जाए तो मुझे कुछ हर्ज नहीं है। तो अब फिर बरकत कहाँ होगी? जब बरकत होगी तो आप ये देखें, आपके माँ बाप या हमारे माँ बाप थे, उनकी कलील आमदन थी, लेकिन घर जो था इतना बेहतरीन चलता था और हर काम बेहतरीन होते थे। आज आप देखिए हमारी तनख्वाहें, हमारे पास पैसे कितने सारे कमाने वाले हैं, मगर फिर भी उस तरह बरकत नहीं है। थैंक यू सो मच शबीर साहब, आप तशरीफ लाए और आपकी जो दिल की आवाज़ है वो हमने सुनी इस हवाले से। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां हम बात करेंगे उन अपने हीरोज़ के बारे में जिन पे हमें फ़ख्र है। हम उन हीरोज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी जान का नजराना तो दे दिया, मगर मुल्क की इज़्ज़त पे कोई आँच नहीं आने दी, मुल्क की सलामती पे कोई आँच नहीं आने दी। उन्होंने अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को भी नजराना में पेश कर दिया। बिल्कुल। आज हम शुहदा के हवाले से बात करेंगे कि शुहदा जो हैं वो किसी भी कौम की सलामती, तरक्की और हिफाजत के लिए कितने अहम होते हैं। और सिर्फ शुहदा ही नहीं, उस राह हक के गाजी और वो लोग जो शुहदा से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज, मतलब एक शहीद की माँ, कभी उसके बारे में हमने सोचा है, जो जिसने अपने लख्ते जिगर को मुल्क पे कुर्बान कर दिया। बिल्कुल फ़हीम, ये जो अज़्म है, ये जो हौसला है, वो किस तरह से आता है कि ख़ुद को मतलब मिटा कर दूसरों को बचाना और अपने आप को शहीद करके मुल्क को, कौम को बचाना, ये जज्बा, ये अज़्म, ये किस तरह से आता है, इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, उनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया सर। देखें, बात हो रही थी अभी कि शहीद की माँ के हवाले से बात कर रहे थे। शहीद की माँ का कितना बड़ा दिल होता है कि हम देखा कि अगर किसी एक शहीद होने वाले फ़ौजी की अगर माँ से इंटरव्यू लिया गया तो वो कहती हैं कि मेरे अगर 10 बच्चे हों तो मैं 10 भी इस मुल्क पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ये जज्बा है। उस शहीद के बच्चे और उसका पूरा ख़ानदान, वो उस शहीद का नाम मेडल की तरह अपने सीने पे सजा के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम शहीद की औलाद। तो ये जो एक जज्बा है, इस बारे में जानना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे जो सवाल है वो ये है कि एक फ़ौजी कैसे बनता है, मतलब जो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी में उसके जो अहलो अयाल हैं वो बहुत ज़्यादा उनका किरदार है उसकी पर्सनालिटी को बनाने में। देखिए, जो पहला स्कूल है उस फ़ौजी का, या पहला उसको जो तरबियत दी जाती है, वो उसको उसकी माँ और बाप की तरफ से मिलती है बचपन में। जी। तो आप सोचें कि अगर वो फ़ौजी में वो जज्बा है तो उनके माँ बाप ने वो चीज़ उसको इनकलकेट की होगी कि तुम्हारा जो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर कंट्री, उसमें जो हद है वो जान ही है। और अगर जान की देने की ज़रूरत भी पड़े तो उससे जो है वो आपने पीछे नहीं हटना। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान में लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं, उनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है आपकी सेल्फलेस डिवोशन टू द कंट्री। अब वो जो जज्बा है, मैं तो कहता हूँ कि वो शायद आप किसी चीज़ में या किसी इंसान में इनकलकेट नहीं कर सकते। वो आपको आपकी बचपन की जो घराना की तरबियत है वो उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए, फ़ौजी की जो लाइफ है, हम एक बड़ी एक अच्छी मिसाल देते हैं कि किसी भी मेटल को टिल टाइम यू डोंट रब दैट मेटल कैन नॉट शाइन। अच्छा, अब वो जो ज़िंदगी फ़ौज की तरबियत देती है किसी भी इंसान को, चाहे वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग हो, चाहे हमारे जो सिपाही हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर की जो ट्रेनिंग हो, उनमें सबसे पहला जो तरबियत दी जाती है वो आपको दी जाती है कि आप जो हैं इस मुल्क के लिए कभी भी कहीं भी जान का नजराना देना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और पीछे हटना तो एक बहुत दूसरी बात है। हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो तो ये जज्बा शहादत लेकर मैदान में उतरते हैं कि हमें ये जो खुश नसीबी है ये नसीब हो। और अगर जो गाजी भी होते हैं वो भी सारी उम्र इसी चीज़ का गिला रखते हैं कि हमें शायद वो मौका अल्लाह ताला ने नहीं दिया कि हम अपने वतन की राह में कुर्बान हो जाए।
बिल्कुल सर। सर ऐसी कितनी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मेजर अजीज़ भट्टी, राशिद महनाज, शबीर शरीफ, शेर खान जो कि निशान हैदर जिनको मिला, उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो सरहदों पर कितने ऐसे जवान हैं जो हमारी हिफाजत के लिए, कौम की, मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराना जो है पेश कर देते हैं। पुलिस एहलकार कितने ऐसे हैं जो कि अवाम और मतलब कौम को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। तो सर ये जो शहादत पाना है, ये जो कितना बड़ा रुतबा है, कितनी बड़ी बात है, सादत है, इस हवाले से भी बताइए। जी बहुत शुक्रिया ज़हरा साहब। देखिए शहादत के लफ्ज़ी मानी तो गवाही दे लेंगे जी। अब आप ये देखिए कि वो गवाही जो है वो जान का नजराना देकर दी जाती है कि मैं ये जो जान का नजराना है अपने अल्लाह के हुजूर अपने वतन के लिए पेश कर रहा हूं। इससे ज़्यादा सआदत और इससे ज़्यादा एक जज्बा ईमानी जो है वो किसी चीज़ में शामिल हो नहीं सकता। देखिए शहीद, अल्लाह ताला ने शहीद के बारे में कुरान में हुज़ूर सल्लम ने अपनी अहादीस में बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बारे में उन्होंने बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने शहीद का दर्जा जो रखा है वो शायद बहुत सारे जो आलिम हैं हमारे दीन के उनसे बहुत ज़्यादा है। और सर सबकी, जितने भी जो अल्लाह के करीब लोग होते हैं, उन सबकी ख्वाहिश रही है कि उन्हें शहादत नसीब हो, क्योंकि शहादत जो है वो मौत का एक बेहतरीन दर्जा है। मौत तो बरहक है, वो सबको आनी है, मगर अगर कोई शहीद होता है, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर दर्जा और कोई नहीं है मौत का। जी देखिए कुरान ने तो इससे आगे बढ़ के बात की है। हाँ। कुरान ने कहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा मत कहो, शहीद कभी नहीं और मरता। वो शहीद कभी नहीं मरते और वो अपने अल्लाह की तरफ से रिस्क ले रहे हैं। तो देखिए ये तो दायमी जिंदगी अता करता है अल्लाह ताला शहादत के बाद। बिल्कुल। और वो देखिए शहीद की जो कंट्रीब्यूशन है उस मुल्क के लिए, तो वो एक शेर में बड़ा ज़बरदस्त कहा है कि जी जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। देखिए शहीद तो शहादत जो है वो हमारे इस्लाम का एक लाजमी जुज़ है। हम इसकी गाइडेंस, इसकी हम जो बीकन है हम वो लेते हैं शहादत हमारे गज़वा से, वाक़या करबला से। आज आप देखिए कि जो वहाँ शहीद हैं उनकी वजह से आज हम उस शहादत को किस आला मर्तबे पे लेकर जाते हैं। देखिए बिल्कुल सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और यही जज्बा है। अगर हम अपने जो पुरानी जंगें हैं उनको देखें, वाक़यात करबला को देखें, उससे भी हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन मिलती है हमारे जवानों को। कहीं मत जाइएगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, जो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं हमें, इस कौम को और इस वतन को बचाने के लिए। उन शहीदों की बात कर रहे हैं और आज का हमारा प्रोग्राम उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से है। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जितने भी शोहदा हैं, अगर हम उनको खराज तहसीन पेश करना चाहें तो क्या तरीका होना चाहिए? क्या सिर्फ 14 अगस्त या यौम दिफा अब सितंबर आ रहा है, इन मौक़ों पर हम ज़ाहिर प्रोग्राम करते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है साहब। देखिए शहीदों को खराज तहसीन पेश करने का सिर्फ एक ही तरीका जी, और वो ये है कि जिस मुल्क के लिए उस शहीद ने जान दी उसको संभालें। और उसको संभालने के लिए एक ही तरीका है कि अपने तहीं जहाँ बन पड़ता है, जो हैसियत है उसमें उस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन करें। ना कि आप बाहर की ज़बान बोलना शुरू कर दें और अपने शहीदों को, अपने अफवाज पाकिस्तान के लोगों को, अपने इदारों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दें।
और आप देखिए मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे कि जब हमारे ही अवाम हम पर उंगलियां उठाते हैं कि देखिए जी इनको तो ये मरात मिल गई और ये मरात मिल गई और अगर उसने अपनी जान दे दी तो क्या किया। देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो अफवाज पाकिस्तान है हमारी, आप यकीन जानिए क्योंकि मैं उनसे अपनी इस इदारे से गुड अबाउट 30 साल वाबस्ता रहा हूँ और मैंने एक इंसान ऐसा नहीं देखा कि जो इस मकसद के लिए आया हो फौज में या नेवी में या एयरफोर्स में कि शायद उसको मरात मिले। अच्छा सर, ये ठीक है, मगर अवाम में से हम अभी देखते हैं गुज़श्ता कुछ सालों से कि कुछ इस तरह की आवाज़ उठना शुरू हुई है। हमने डिजिटल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी देखा है कि लोग तनकीद कर रहे हैं और ठीक है, ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर हो सकती है, बट जो एंटी स्टेट हो जाए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है। सर, क्या 0.1% ऐसा कुछ मामला है यहाँ पे करप्शन के हवाले से, या ये सिर्फ एक गैर मुल्की प्रोपेगेंडा जो हमारे लोगों को समझ नहीं आता और वो हमारी मतलब अपनी ही फौज के ऊपर जो है ना उंगलियां उठा रहे हैं कुछ लोग? जी आपकी देखिए बिल्कुल वजह बात सही साहब। देखिए फौज भी इसी माशरे का हिस्सा है जी, ठीक है, और इसी माशरे से फौज की जो इंडक्शन है वो होती है। तो देखिए मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहता और ये कभी भी किसी ने भी, चाहे वो हमारे इदारे हों या उनके स्पोक पर्सन हों, ये कहा कि ये जो करप्शन का अंसर है वो शायद उस इदारे में नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा तारीख में है और आपको ये ऑफिशियल तौर पे पता चला है कि जहाँ भी ये अंसर पाया जाता है, चाहे वो 0.001% क्यों ना हो, उस पर बहुत ज़्यादा स्विफ्ट और एक्शन लिया जाता है और उस काली भेड़ को फिल फॉर जो है वो सजा दे के हम अपने इदारे से फारिग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए ये जो दूसरी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि तारीख उठा ले, किसी भी मुल्क की उठा ले, कि जब तक अवाम फौज के साथ नहीं है वो मुल्क कभी भी कोई भी वॉर नहीं जीत सका। अब ये वो बात है जिस पे पिछले कुछ सालों से हम जैसे लोग या मीडिया पे बात चल रही है कि हम लोग अब 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो है वो शिकार होने जा रहे हैं। 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या? वो है ही यही कि विद द पैस ऑफ टाइम आवाम में आप स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पॉइजन माइंड में डालना शुरू कर दें कि आप अपने इदारों पे तनकीद करने के काबिल हो जाए। अब ये जो स्लो पॉइजनिंग है ये रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इदारों को आवाम से दूर करती है। अब आप ये देखिए, इस मुल्क की ही हिस्ट्री देख लें जंगों की, कि जिस जंग में अवाम फौज के साथ नहीं थे वो ये पाकिस्तान हम वो फौज जो जंग है वो शायद नहीं जीत सकते। देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, बात कर रहा हूँ 1965 में जो अवाम की सपोर्ट थी और जो जज्बा था वो आज भी हमें याद है। मतलब मैंने सुना है कि उस दौर अगर किसी के घर में बेलचा है या कोई डंडा है, कोई तलवार है, जो भी है वो कंधे पे रख के वो बॉर्डर की तरफ कहता मैं जा रहा हूँ। मतलब ये जज्बा था लोगों का। देखिए हम आज यौम दफा जब मनाते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि 1965 में जब हिंदुस्तानियों ने हम पर सरप्राइज अचीव करने की कोशिश की और ये वहाँ आपस में उन्होंने फैसला किया कि जो शाम की चाय है या जो भी है हम लाहौर के जिमखाना में पियेंगे। चाय उन्हें पसंद ही बहुत है यहाँ की। फैंटास्टिक, वी हैव फैंटास्टिक टी। 27 फरवरी जो है वो हमारा ये दिन है और उनको चाय की हम दावत जरूर देते हैं। लेकिन देखिए उस पे हुआ क्या, जहाँ जहाँ फौज थी उसकी समान रसद की जिम्मेदारी, उनके रूट्स की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वो अवाम ने अपने तौर पे वॉलंटरी ली और जहाँ जहाँ से वो फौज गुजरी आप उनका जो जोश और वलवला था अवाम का वो देखने के से ताल्लुक रखता था। यही वजह थी कि हमने अनप्रेसिडेंटेड जो है वो फतह हासिल की हिंदुस्तान के खिलाफ। बेशक देखिए यही वजह है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था कि हम बहुत आसान होता है किसी पे तनकीद करना, लेकिन अब आप देखिए कि फ़लस्तीन है
या अफगानिस्तान है, वहाँ ये एग्जाम्पल आ रही है कि जहाँ जहाँ फौज इस काबिल फौज नहीं नहीं है है, हाँ, कि वो लड़ सकें वहाँ की सोरिश के खिलाफ या वहाँ की ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के खिलाफ, तो वहाँ की आवाम का क्या हाल होता है। सही। ये मैं गुजारिश करूँगा आपके प्लेटफॉर्म से भी, और कि जब भी आप तनकीद करते हैं अपनी अफवाज पर, तो आप ये ज़रूर सोच लीजिए कि उन्हीं अफवाज की वजह से आप रात को अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। बेशक, इस बात में कोई शक नहीं। सर, तारीख गवाह है। सर, एक वक्फे का वक्त आ गया बीच में, मेरे ख्याल वक्फे के बाद हम इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब। और हम शुदाए पाकिस्तान के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। सर, तारीख़ गवाह है कि जो इंसान का एक ड्रीम रहा है ना, वो ये रहा है कि वो एक ग्रेट वॉरियर बने। अब हज़ारों साल पुरानी तारीख भी उठा के हम देख लें तो ऐसे ही हर एक की ख्वाहिश रही है कि अगर वो कुछ नाम कमाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, रहती दुनिया तक ज़िंदा रहना चाहता है, तो वो एक वॉरियर बन जाए। आज हम सोल्जर्स जो हैं, हमारे जो ग्रेट सोल्जर्स हैं, हम उनको वो देखते हैं। ये वो कामयाब लोग हैं जो आज के दौर में भी वॉरियर बन गए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक जो सोल्जर है हमारा, उसमें और एक मुझ जैसे एक आम शहरी में क्या फ़र्क है? उनकी तरबियत में, जज्बे में। जज्बा तो सबका ही जो है वो अपने वतन के लिए, हम बड़े एक ब्लेस्ड नेशन है कि जज्बा सबका एक सही है। बट यस, इन जो हमारे सोल्जर्स का जज्बा है उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो डिफरेंस क्या है, वो बयान कीजिएगा। जी देखिए फ़हीम साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एज अ पाकिस्तानी, चाहे वो हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, हमारा जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो हम हर एक में बदरजा अक्तम मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए उसकी जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस शायद वेरी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हर कौम में इस तरह की एक क्रीड होती है, ज़रूर होती है हर कौम में, कि जो कि सेल्फलेस डिवोशन के साथ अपने इंटरेस्ट को बालाए ताक रखकर, अपने मफादात को बालाए ताक रखकर और अपनी मटेरियलिस्टिक जितनी अर्ज हैं उनको बालाए ताक रखकर वो उस कौम की या उस मुल्क की खिदमत करने के जज्बे से शशार है। थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करें जरा। अच्छा, आसान अल्फाज। जी हाँ, मैं देखिए ये बात करूं कि ये जो तरबियत है मुल्क की खिदमत करने की और इस हद तक जाने की, चाहे वो उस मुल्क के लिए जान भी निशावर करने की ज़रूरत पड़े तो उससे वो पीछे ना हटें। ये तरबियत तो शुरू होती है बचपन से। देखिए एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि द हैंड रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। अब वो माएँ लायक तहसीन है, उनको सलाम हम पेश करते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की कि वो इस जज्बे कार हों कि वो अपनी मुल्क की खिदमत करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी ना हिचकिचाएं। देखिए इस तरबियत को थोड़ा सा हम रिफाइन करते हैं आर्मी की जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, चाहे सोल्जर्स के लिए जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और वहाँ 2 साल 9 महीने 1 साल 2.5 साल मुख्तलिफ किस्म की जो टर्बियन की स्टेज होती है, उसमें वो जो उनका जज्बा उनके अंदर मौजूद होता है, क्योंकि देखिए आर्मी में जो भी जाता है वो वॉलंटरी बेस पे जाता है। आर्मी कभी भी नहीं आती है, फौज पाकिस्तान कभी भी किसी घर पे दस्तक नहीं देती आए और हमारे साथ शामिल हो। जी 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 जी। आप हमेशा देखते हैं कि हमारे जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं वहाँ इतनी लाइनें लग जाती हैं ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट कि शायद वैकेंसियाँ वो सैकड़ों के हिसाब से होती है और एप्लीकेशन लाखों के हिसाब से आती हैं। देखिए वहाँ वो कुछ क्राइटेरिया है, जज्बा सब में मौजूद होता है। उस क्राइटेरिया में चाहे वो फिजिकल फिटनेस है, मेंटल रोबस्टनेस है, वो चीज़ों को मयार को मद्देनजर रखते हुए उनकी सिलेक्शन होती है। सही। अच्छा, अब देखिए वो सिलेक्शन जो है उसको, जिस तरह मैं बात कर रहा था रबिंग ऑफ टू शाइन ऑफ अ मेटल, वो होती है उनके ट्रेनिंग सेंटर्स में।
अब अगर मैं ट्रेनिंग सेंटर्स में आप देखिए हमारे जो मीडिया है ISPR के तवज्जो से हमारी वहाँ की जो ट्रेनिंग की 1% जो वहाँ रूटीन है वो हमने मुख्तलिफ जो हमारे ड्रामा सीरीज़ है वो हमने उसमें शामिल करने की कोशिश की। सुनहरा दिन आया, अल्फा ब्रेवो चार्ली, और अभी आप देखिए वफा जो है वो आपको जो आम हमारे सिविलियंस हैं उनको फ्लेवर दिखाने की कोशिश फ्लेवर दिखाने के लिए कि जी वहाँ जो ट्रेनिंग होती है उसका 1% जो ट्रेनिंग है वो सर जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी बहुत, उसमें स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है, डिसिप्लिन बहुत होता है। और सर तरबियत की आपने बात की कि तरबियत जो एक फ़ौजी की तरबियत जो होती है वो उसकी माँ बचपन से ही करने लगती है। और जब हम उन माँओं की बात करते हैं कि उनमें इतना हौसला होता है कि वो अपने लखते जिगर, अपने जिगर के टुकड़े को तैयार कर रही होती हैं ऐसे प्रोफेशन के लिए जो कि जिसमें शहादत भी हो सकती है। तो उन माँओं के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कहेंगे। और एक और भी माएँ हैं जो कि मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और चल रही हैं, जो हमारी अफवाज फ़ौज का हिस्सा हैं। निगार जौहर के हवाले से बात करना चाहूँगी कि वो पहली खातून है आर्मी की जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक गई, और उन पे कभी शॉर्ट फिल्म भी आ रही है उनकी। तो उन औरतों का भी किरदार मैं चाहूँगी कि आप उस हवाले से भी रोशनी डालें। देखिए इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हम अंग्रेजी में जो बेटर हाफ कहते हैं वो कहते इसीलिए बेटर हाफ कि जो हमारे माशरे की ख़वातीन है वो हमारी इंस्पिरेशन है, वो हमारी मोटिवेशन है, और उनकी सपोर्ट के बगैर हम जो काम करते हैं वो कर ही नहीं सकते। देखिए आर्मी में इंडक्शन ऑफ वुमेन ये कोई पहली नहीं है। हमारी इस्लामी जो तारीख है उसमें आप जितनी गज़वाएं देखें हमारी जो ख़वातीन हैं उन गज़वाओं में भी शामिल होती रही हैं, और वो इसी तरह जिस तरह आज हम अगर आर्मी मेडिकल कोर की बात करते हैं तो वहाँ गज़वाओं में वो शामिल होती रही हैं, और हम वहाँ के जो ज़ख्मी होते थे उनकी मरहम पट्टी करना, उनको दिलासा देना, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। तो देखिए उन माओं के बारे में मैं क्या कहूँ, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कि देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो माँ जो मैं क्या आई एम गेटिंग इमोशनल जी। आपकी अपनी वालिदा के क्या तासुरात रहे जब आप? देखिए मैं तो वालिदा भी मेरी, हम तो तकरीबन को चौथी पुश्त फौज से हैं, लेकिन वालिदा का अपने बच्चे को ये इदराक करके फौज में भेजना कि शायद अब वो हम जब वापस आए तो वो एक कौमी परचम लिपटा हुआ आए, ये सलाम बिल्कुल। ISPR ने इस वक्त जो रिसेंटली जो वीडियोस रिलीज़ किए हैं उसमें ख़ास तौर पे उन शुहदा के साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनको सामने लाने की कोशिश की, और जो शहीद हैं उनको सुपर हीरोज़ कह के भी दिखाया गया है। और यकीनन एक छोटे से बच्चे का जो सुपर हीरो होता है उसका वालिद ही होता है, और शहीद होने वाला वालिद वो तो पूरी कौम का जो है वो सुपर हीरो होता है। तो उन्होंने इन इमोशंस को दिखाने की कोशिश की है कि आपके भी बहुत सारे करीबी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शहादत नोश की होगी जी बिल्कुल, और उनके साथ आपका वक्त भी गुजरा होगा, और वो क्या वो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं शुरू से ही? देखिए फ़हीम साहब इसमें कोई दो राय नहीं कि जो शहादत के मरतबे पे फायज होते हैं, मैं ऑनर है मुझे कि मैं उन लोगों के साथ मैंने कुछ अरसा गुजारा, उनके साथ मैंने ज़िंदगी का ताव चढ़ाव देखे, लेकिन मैं इसमें दो राय नहीं है कि उन लोगों में कोई ना कोई चीज़ हमसे स्टैंडिंग आउट वो सबकत ले चुके होते जी पहले से ही, चाहे वो उनके रहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनकी जो सेल्फलेस डिवोशन है टुवर्ड्स द कंट्री, वो तो शुरू से ही पता होती है। हम जब रिकॉल करते हैं शहादत के बाद तो हमें पता चलता है कि नहीं, देयर वाज समथिंग डिफरेंट इन दैट पर्सन। तो देखिए उसमें तो कोई दो राय नहीं, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वत कुशाई। तो देखिए ये आरजू तो हर बंदा, हर फौजी, हर इंसान रखता है, लेकिन नसीब उसी की होती है जिसके अंदर उसको पाने की वो एक फिल्टर मौजूद होता है। शहादत जो है देखिए
शहादत हमारा ईमान है जी और हमारा जिंदगी गुजारने का जो सबसे बड़ा तोहफा है इस दुनिया में वो शहादत और ख्वाहिश भी है। और ख्वाहिश तो हमेशा यही से तो वजह है कि जी। जिसकी वजह से हमारे दुश्मन जो हैं वो हमेशा हमसे डरते रहे कि ये कौन लोग हैं, इनको ये सीने पे गोली भी ऐसे खाते हैं कि हम शहीद हो जाएंगे, खुशी से बच जाए तो गाजी हैं तो तब भी खुश। तो मतलब अच्छा सर, जी लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि शहीद जो है वो तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर देता है, जान अपनी कुर्बान करके इस वतन की खातिर। हम लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है, हम उनकी शहादत को किस तरह से महफूज कर सकते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा बात करता हूँ कि आप अगर शहीद को कोई खराज तस्लीम पेश करना चाहते हैं जी तो आप अपने से जो काम कर सकते हैं इस मुल्क के लिए वो ज़रूर कीजिए और बेलौस कीजिए। और जहां आपको शहीद के लवाहिकीन नज़र आए उनको अकीदत में सलाम ज़रूर कीजिए, ताकि उनका हौसला बुलंद रहता है। हम अपने शायद हीरोज़ को तो याद रखते हैं, लेकिन उसके हीरोज़ के पीछे जो फैमिली का फरमा है, जी जी वो बीवी जिसने अपने शौहर को ये जानबूझ के अलविदा किया है कि शायद अब वो वापस नहीं आएगा, वो बच्चा ये वो जानते बूझते जानता है कि अब उसका वालिद जो है शायद हमारे पास उसका पेरेंट्स डे में शामिल होने नहीं आएगा। तो आप उन लोगों को खराज अकीदत जहाँ मिलें उनको वो बावर कराइए कि जी आपकी जो कुर्बानी है वो रंग रहेगा नहीं गई है, और आप हमारे लिए उतने ही मोतबर हैं जितने हमारे शोहदा या हमारे गाजी। थैंक यू सो मच मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ़ लाए और इस हवाले से हमने बात की। हम प्रोग्राम के अख्ताम पे भी हम सलाम पेश करते हैं उन राह हक के गाजियों को, राह हक के शहीदों को, अफवाज पाकिस्तान के जितने भी शहदा और उनसे जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं उन सबको, और दहशतगर्दी की जंग में भी जितने पाकिस्तानियों ने, आम शहरियों ने जो कुर्बानियाँ पेश की, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं। और यकीनन पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और हिफाजत इन्हीं की वजह से है। फ़हीम अब्बास, ज़ारा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।